आरबीसी। हमने केंद्रक वाली बात लिख ली थी क्या कि आरबीसी जो है, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो पहले नोट लगा के लिखो, उस बात को पूरा कर ले, वरना वो रह जाएगी। नहीं वो लिखाऊंगा, उसमें कुछ लिखाना है। अरे वो काटा पीटी हो गई, सजाना थोड़ी है इसको। हाँ मार्केट में तो बिकनी नहीं है। नहीं बहुत है बिकने वाले अच्छी अच्छी राइटिंग की, आग वाली तो नहीं बिकेगी। लिखो, सभी स्तनधारियों के, सभी स्तनधारियों की परिपक्व स्तनधारी, इधर देख लेना भाई, सभी स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि जबकि ऊंट, लामा तथा जिराफ की आरबीसी में, की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। स्तनधारी का मतलब आप क्या समझते हो? मैं बोलूंगा कि बताओ भाई मानव स्तनधारी है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर मानव स्तनधारी है। मैं बोलूँ गाय भैंस घोड़ा बकरी स्तनधारी है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर स्तनधारी है। किस आधार पर बताया कि ये स्तनधारी है? तो देखो नॉर्मली इनकी विशेषता क्या होती है कि स्तनधारी की विशेषता होती है कि जो अपने समान संतान क्या करता हो, उत्पन्न करते हो। जैसे मानव गाय भैंस बकरी घोड़ा है तो अपने जैसी संतान को ही जन्म देता है कि नहीं देता। जैसे हम बात करें कि पक्षी जो होता है, पक्षी अपने समान संतान को जन्म नहीं देता, वो पहले अंडा को जन्म, अंडा, अंडे से फिर क्या निकलता है, चूजा निकलता है। ठीक है, तो जो अपने समान संतान उत्पन्न करता है क्या कहलाएगा, स्तनधारी कहलाएगा। या जिसके शरीर पर जो कान जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, कि जिसके बाह्य कर्ण होते हैं, जिसके शरीर पर क्या होते हो, बाल होते हो, जिसके शरीर पर क्या होते हो, बाल, और जिसके शरीर पर स्तनों का क्या होता हो, विकास होता हो, वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी। तो जो सारे के सारे जो स्तनधारी होंगे उनकी जो परिपक्व जो आरबीसी होगी उसमें केंद्र क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। लेकिन ये जीव ऐसे हैं, कौन कौन से, ऊंट हो गया, लामा हो गया, और क्या हो गया, जिराफ, कि इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्र क्या होता है, उपस्थित। मतलब ये इस बात के क्या हो गए, अपवाद हो गए, क्या हो गए, अपवाद। और क्वेश्चन भी आता है कि हाँ लामा क्या होता है, ऊंट है ना, तो ऐसे आप मान लो कि ऊंट का लिटिल छोटा रूप, यानी कि मुंह भी क्या रहेगा, ऊंट की तुलना में छोटा रहेगा, कुबड़ भी क्या रहेगा, छोटा, पैर भी क्या रहेंगे, छोटे, और शरीर पर जो बाल है वो क्या होंगे, गहरे होंगे, ज्यादा क्या होंगे, बाल होंगे। तो ऊंट की तरह आता है लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, चेंज। तो ऊंट, लामा और जो जिराफ है इसकी आरबीसी में केंद्र क्या होता है, उपस्थित। बाकी सभी जो स्तनधारी है उनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक चीज और लिखो, इसमें कोशिका पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रत्येक जो कोशिका होती है उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, शक्ति ग्रह, क्यों, क्योंकि प्रत्येक अंग में होगी कोशिका और कोशिका में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। और श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए उस एटीपी के रूप में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अब देखो कि आरबीसी में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता।
अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो फिर इसमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि आरबीसी भी तो एक कोशिका ही है, तो श्वसन की प्रक्रिया तो इसमें भी होगी। तो देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया। कौन सी होती है? वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन आरबीसी जो है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन होता है। बात याद रखनी है कि आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? तो आरबीसी में अवायवीय श्वसन होता है। किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अनुपस्थित। कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होगा वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। लेकिन इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वायवीय श्वसन नहीं होगा। कौन सा होगा? अवायवीय श्वसन। लिखो इस बात को भी, लिखो। आरबीसी में, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन होता है। लिख लिया भाई? चलो इसके बाद में हम और बातें करेंगे एक्स्ट्रा। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। अब देखो, सबसे पहले कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड में सर्वाधिक जो संख्या होती है वो किसकी होती है? आरबीसी की। किसकी होती है? आरबीसी की होती है। अब आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी तो मतलब ब्लड की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा। आरबीसी की संख्या घट रही है मतलब ब्लड भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो डॉक्टर बताता है कि ब्लड कम है, ब्लड ज्यादा है, किसके आधार पर बताता है? आरबीसी नहीं, हीमोग्लोबिन के आधार पर। बोलता है कि नहीं बोलता डॉक्टर? हीमोग्लोबिन देखता है कि तेरे में तो 10 पॉइंट ही क्या है? खून है। इसका मतलब वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि आपका जो ब्लड है, आपके ब्लड में होता क्या है कि 100 ml जो ब्लड है उसमें 10 ग्राम ही क्या है? हीमोग्लोबिन है। मतलब वो पता लगा रहा है कि हीमोग्लोबिन कम है, मतलब आरबीसी की संख्या भी क्या है? कम। आरबीसी की संख्या कम मतलब ब्लड की मात्रा भी क्या है? कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी में कौन उपस्थित होता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है? उपस्थित होता है। तो ये जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? उपस्थित होता है। आपको पूछते हैं कि बताओ भाई कि जो रक्त जो होता है, इस रक्त में जो लाल रंग देने का जो काम है वो कौन करता है? तो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो लाल रंग देने का काम हीमोग्लोबिन कर रहा है, तो वो रक्त के कौन से भाग में होता है? इस आरबीसी में होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? उपस्थित होता है। अब बात आगे आती है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है? इसका काम क्या होता है? रक्त में इसकी मात्रा क्या होती है? तो सुनना आराम से, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी, लिखने की है, ठीक है ना? हाँ, पीछे की लाइन में जो बैठे हैं वो हमेशा साथ में लिखते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लिखे नहीं कृपया, समझे इस चीज को, इंपॉर्टेंट यहाँ से, ठीक है ना? तो देखो कि ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सबसे पहली बात तो कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। देखो भाई, इसमें आपको दो शब्द दिख रहे हैं, एक हीमो और एक कौन सा दिख रहा है? ग्लोबिन। आपको पूछे कि हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो सीधा बताओ, हीमो का मतलब क्या होता है? रक्त। रक्त में, लेकिन रक्त में किस में? आरबीसी में। क्वेश्चन आए आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में। क्या बताओगे? रक्त बताओगे कि आरबीसी बताओगे? आरबीसी बताओगे। क्यों? क्योंकि रक्त में क्या है? आरबीसी, और आरबीसी में क्या है?
हीमोग्लोबिन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हीमोग्लोबिन होता है और वहां पर आए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं, आरबीसी बता सकते हो, कोई दिक्कत। क्वेश्चन आए हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है मस्तिष्क, रक्त, किडनी, लीवर, तो जैसा ऑप्शन वैसे आंसर। अब देखो कि आपको पता लग गया कि हीमोग्लोबिन है वो रक्त में तो होता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है क्या, ग्लोबिन। कल मैंने बताया था कि रक्त में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लोबिन। क्या नाम है, ग्लोबिन। तो देखो कि इसका जो निर्माण है, इसके निर्माण में एक तो कौन भाग लेगी, ग्लोबिन प्रोटीन भाग लेगी। कौन भाग लेगी, ग्लोबिन प्रोटीन भाग लेगी। दूसरा आपको बताया भी था मैंने एक दिन कि रक्त जो होता है उस रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, लोहा तत्व उपस्थित होता है। कौन सा होता है, लोहा तत्व। तो देखो कि ये रक्त के अंदर एक तो कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन, और रक्त में कौन सा तत्व होता है, लोह तत्व। दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब बात ये आती है कि वो लोह तत्व लिखता भी है नहीं भी लिखता, कि ये जो लोहा है वो किस रूप में होता है। तो ये आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, आयन के रूप में। और जो आयन जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा फेरस आयन। क्या कहलाएगा, फेरस आयन, जिसको आप क्या लिख सकते हो, Fe+2 लिख सकते हो। Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब होता है कि जो Fe है वो लोहा का क्या होता है, प्रतीक होता है। कि कोई भी जो तत्व होता है उसका क्या होता है, प्रतीक। जैसे मैं बोलूं सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है भाई, Na। जैसे मैं बोलूं पोटेशियम, क्या बोलूं, पोटेशियम, प्रतीक क्या होता है, के। जैसे मैं बोलूं आयोडीन, प्रतीक क्या होता है, आई। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, क्या बोलूं, हाइड्रोजन, प्रतीक क्या होता है, कि प्रत्येक जो तत्व होगा उसको हम किसके रूप में लिखते हैं, उसके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब देखो कि आयोडीन का पहला अक्षर क्या था, आई था, तो आई लिख दिया। हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या था, एच, तो एच लिख दिया। जैसे कार्बन का पहला जो शब्द आता है वो सी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो लोहा में तो क्या हो रहा है, लोहे को आप क्या बोलते हो, आयरन बोलते हो क्या। तो फिर आयरन बोलते हो तो इसका भी प्रतीक आई होना चाहिए या आई आर, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको हमने क्या दिया है, लैटिन नाम दिया है, और लैटिन नाम के आधार पर उसका क्या रखा है, प्रतीक रखा है। तो ये जो लोहा जो होता है इसका जो लैटिन नाम जो होता है वो क्या होता है, फेरम होता है। क्या होता है, फेरम होता है। और इस फेरम से इसका प्रतीक क्या लिया है, Fe लिया है। आ गई बात समझ में। तो वो आपसे पूछ सकता है कि रक्त है, रक्त में कौन सा तत्व होता है, तो आप क्या बताओगे कि सर रक्त में लोह तत्व होता है। क्या होता है, किस रूप में, आयंस के रूप में। कौन सा आयन, Fe+2 आयन होगा। आगे इतनी बात समझ में। तो ये तो ग्लोबिन प्रोटीन होगी, ये क्या होगा, लोह तत्व। दोनों आपस में मिलेंगे और दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे। आ गई बात समझ में, हीमोग्लोबिन की। अब देखो हम बात करें कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी मात्रा कितनी होती है। ये रक्त में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो ये हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा कितनी होगी। तो औसत एवरेज जो मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम। क्या पूरे ब्लड में, नहीं, पूरे ब्लड में नहीं। कितने ब्लड में, 100 ml जो क्या होता है, ब्लड जो होता है, उस 100 ml ब्लड में लगभग कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन वही बात दोबारा से आएगी कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त क्या होता है, कम होता है। मतलब आरबीसी भी क्या होगी, कम, और मतलब हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि महिलाओं में तो कितना और पुरुषों में कितना, डॉक्टर यही तो देखकर बताता है, वो रेंज देखता है कि कम है या ज्यादा है। तो देखो कि मैं बात करूं किसमें, अगर बात करते हैं महिलाओं में, किसमें, महिलाओं में, फीमेल में, तो फीमेल में इसकी मात्रा होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, इतना होना चाहिए। अगर 12 ग्राम से कम होता है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई तेरे में किसकी कमी है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी होगी तो किसकी कमी, खून की कमी। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, मेल की बात करें, पुरुष की बात करें,
तो पुरुष में थोड़ा ज्यादा होगा, 14 से 16 ग्राम प्रति क्या होगा, 100 ml होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि कितना होना चाहिए? तो एवरेज किससे निकालते हैं, पुरुष से निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो एवरेज कितना होना चाहिए, 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड की, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। महिलाओं में थोड़ा कम, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आगे हम बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। कल हमने शुरुआत में ये बोली थी कि रक्त जो होता है, रक्त का काम होता है कि सभी अंगों तक पोषक पदार्थों को पहुंचाना, गैसों को पहुंचाना, ये काम होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो गैसों को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम किसका है, रक्त का है। लेकिन रक्त में किसका, क्या रक्त है तो रक्त में अलग अलग घटक हैं, तो सभी का काम भी क्या है, अलग अलग है। तो कल हमने लिखा था कि गैसों का परिवहन कौन कर रही थी, आरबीसी कर रही थी। कौन कर रही थी, आरबीसी में। लेकिन आरबीसी में भी जो गैसों का परिवहन करने का जो काम है वो कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। कि आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा गैसों का क्या होता है, परिवहन होता है। कि हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है कि नहीं जाती? फेफड़ों का काम होता है कि इस ऑक्सीजन को किस में डाल दो, ब्लड में। फिर ये जो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सभी अंगों तक जाएगी, सभी अंगों तक ऑक्सीजन जाएगी तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्वसन। और आपको पता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भाग लेगी, लेकिन कौन सी गैस मुक्त होगी, CO2 गैस। और जैसे ही CO2 गैस का निर्माण हो जाएगा वैसे ही ब्लड क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब अशुद्ध ब्लड हो जाएगा जिसमें CO2 गैस है, तो ये CO2 गैस पुनः हम कहाँ निकालते हैं, बाहर। तो जैसे गए थे उसी अनुसार ब्लड के द्वारा ये CO2 फेफड़ों तक वापस आ जाएगी। फिर दोबारा से फेफड़े क्या करेंगे, CO2 को बाहर कर देंगे, O2 को अंदर कर देंगे। मतलब कि गैसों का परिवहन का जो काम है वो रक्त में कौन करेगी, आरबीसी, और आरबीसी में कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, गैसों का क्या करना, परिवहन करना, गैसों का परिवहन। अब देखो गैसों का परिवहन कौन सी प्रक्रिया के लिए हो रहा है, ऑक्सीजन है वो सभी अंगों तक जा रही है, कौन सी प्रक्रिया के लिए, श्वसन प्रक्रिया के लिए। श्वसन के दौरान CO2 वापस आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो क्या श्वसन की प्रक्रिया होगी, नहीं होगी। मतलब ये हीमोग्लोबिन किसमें सहायक है, श्वसन में क्या है, सहायक। किस प्रकार से सहायक है, गैसों को ले जाना और गैसों को लाना। अब कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें दो ही तो गैसें होगी, दो गैस कौन सी होंगी, एक O2 होगी और दूसरी क्या होगी, CO2 होगी। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन को ले जाएगा और CO2 को वापस लाएगा। तो यहां पर देखो याद रखना कि ये जो होती है ऑक्सीजन जो गैस है ये हीमोग्लोबिन के साथ किस रूप में अंगों तक पहुंचती है। तो सीधी सी बात है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो याद रखना ऑक्सीजन से ऑक्सी किसके साथ जुड़कर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं किस रूप में जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन कि बताओ भाई ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हमारे शरीर में किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। अब देखो ये जो CO2 है ये CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ वापस आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो ऑक्सीजन तो केवल हीमोग्लोबिन के साथ ही जाती है, लेकिन CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ भी वापस आ सकती है। रक्त का जो प्लाज्मा भाग होता है उसमें घुलकर भी आ सकती है। इसके अलावा ये बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के रूप में भी क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है। लेकिन हम तो बात करेंगे कि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बाहर आती है, तो किस रूप में बाहर आती है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखना कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। इसमें ऑक्सीजन थी तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। इसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। दोनों
बात तो समझ में आई कि नहीं आई कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। CO2 का परिवहन किस रूप में करेगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में करेगा। दूसरा जो क्या होता है काम जो होता है हीमोग्लोबिन का क्या होता है, तो रुधिर को कैसा रंग प्रदान करना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। तो ये किसके काम हो गए, तो ये हीमोग्लोबिन के क्या हो गए, काम हो गए कि एक तो क्या करना, गैसों का परिवहन करना, और एक रक्त को कैसा रंग प्रदान करना, लाल रंग प्रदान करना। गैसों का परिवहन तो ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और CO2 का किस रूप में करेगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में करेगा। अब देखो दो चीजें मैं आपके लिए यहाँ पर नई लिखूंगा, और वो देखो कौन कौन सी है। अभी हमने क्या बोला था कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण किससे हो रहा है, तो इसका निर्माण प्रोटीन से हो रहा है, और किससे हो रहा है, लोहा से हो रहा है। लोहा धातु होता है कि अधातु होता है, लोहा धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन का जो निर्माण हुआ है वो धातु और प्रोटीन से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है, धातु और प्रोटीन से मिलकर, और धातु और प्रोटीन से मिलकर हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे धात्विक प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे का मतलब किसे, हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऊपर पढ़ क्या रहे हैं अपन, हीमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हीमोग्लोबिन को धात्विक प्रोटीन क्यों कहते हैं कि सर इसका निर्माण धातु और किससे होता है, प्रोटीन से होता है। धात्विक प्रोटीन एवं किसमें सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है। तो श्वसन में सहायक होता है, तो मैं लिख देता हूं श्वसन। और आपको पता है कि जो रंग प्रदान करने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णक। तो हीमोग्लोबिन के दो काम हो गए, श्वसन में भी सहायक है और वर्णक का भी काम करता है, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हो, श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। बताओ ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई, कि हीमोग्लोबिन को आप धात्विक प्रोटीन क्यों कहते हो, तो धात्विक प्रोटीन क्यों कहते हैं कि निर्माण किससे होता है, धातु और प्रोटीन से। काम क्या होते हैं, श्वसन में सहायक होता है, वर्णक का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, श्वसन वर्णक कहा जाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया तो लिख लो इसको। आरबीसी इसमें कंटिन्यू कर दो। ये लो, मैंने एक बात बोली है कि जो CO2 जो है इसके तो परिवहन के कई क्या है, माध्यम है। कि हीमोग्लोबिन के साथ भी बाहर चली जाएगी, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के द्वारा भी बाहर चली जाएगी, ब्लड का जो प्लाज्मा भाग है उसमें घुलकर भी बाहर चली जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो केवल किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। केवल किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसका मुख्य काम किसका परिवहन करना है, ऑक्सीजन का। किसका परिवहन करना है, ऑक्सीजन का। तो देखो कि ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम हो गया, हीमोग्लोबिन का। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का जो एक जो अणु है वो कितनी ऑक्सीजन का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है वो 4 ऑक्सीजन परमाणु का या 4 ऑक्सीजन अणुओं का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। याद रखनी है ये बात कि जब आपको अणु में दे, अणु में बताओ कि हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। ये बात हो गई। लेकिन वो आपसे पूछे
ग्राम में, कि 1 ग्राम जो क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, वो कितनी ऑक्सीजन का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। तो 1 ग्राम जो क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, वो 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। यानी मैं बोलूं कि 1 ग्राम जो क्या होता है हीमोग्लोबिन, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, वो कितनी ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है, तो 1.34 ml O2 का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। ये दोनों बात याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, कसर 2-3 दिन तो याद रहेंगी, एग्जाम तक का पता नहीं। एग्जाम तक का पता है क्यों, क्योंकि आप इसको बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे। करोगे कि नहीं करोगे, डेली घर जाओगे, 10-15 मिनट जो पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, हर संडे को जो पूरे वीक में पढ़ा है उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। साथ के साथ कोई भी सहायक सामग्री से क्या निकालोगे, क्वेश्चन निकालोगे। अपने आप वो चीज क्या रहेगी, याद रहेगी। अगर वो याद भी नहीं रहेगी ठीक प्रकार से, तो फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखेगा, तो ऑप्शन से वो चीज आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट हो उसको डेली का डेली पढ़ो, 7 दिन से पढ़ो, 15 दिन से पढ़ो, 1 महीने से, यानी कि उसको रिवाइज करते रहो, अपडेट करते रहो। तो देखो कि हीमोग्लोबिन का एक जो अणु होता है वो कितने 4 ऑक्सीजन अणुओं का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। और 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा 2 और उनके आंसर दोगे आप। पहला क्वेश्चन है, इस बात को लिख लो एक बार, तो इन दोनों बातों को, फिर क्वेश्चन लिखा देता हूं, टाइम खराब नहीं होगा। बोल के लिखाऊं, बोल के लिख लो, समझोगे नहीं, लिखो। हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml, हीमोग्लोबिन ग्राम में है, ऑक्सीजन किस में है, ml में। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। लिख लिया। और अब लिखो क्वेश्चन। सौ ml रक्त सामान्यतः कितनी O2 का परिवहन करता है। ऑप्शन ए 1.34 ml, ऑप्शन बी 15 ml, ऑप्शन सी 100 ml, और ऑप्शन डी 20 ml। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की सांद्रता का मापन किया जाता है।
ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है ग्राम पर लीटर। सी ऑप्शन है ग्राम प्रति 100 ml। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोनों के आंसर आपको देने हैं, दोनों के आंसर आपको देने हैं। पहले में तो ए और दूसरे में सी। आपको थोड़ा बहुत अनुमान लगा क्या? पहले का लगा है? क्या लगा? उनके चक्रों में नहीं आना बिल्कुल भी, वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। हाँ, 100 में क्या कर दिया? 1.34 का भाग दिया। चलो आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को, उसको छोड़ो, नीचे वाला बता दो, नीचे वाला बता दो। नीचे वाला तो लिखा हुआ ही था शायद। हमने लिखा था कि हमारा जो 100 ml जो ब्लड जो होता है, उस 100 ml ब्लड में सामान्यतः 15 ग्राम क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन। तो 15 के साथ क्या लगा हुआ है? ग्राम लगा हुआ है। तो जो मापते हैं तो वो किस में मापेंगे? ग्राम प्रति 100 ml में मापेंगे। किस में मापेंगे? ग्राम प्रति 100 ml में। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम प्रति 100 ml। लेकिन वो ग्राम प्रति 100 ml न लिखकर वो ये भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? तो इसको ही वो लिख सकता है ग्राम प्रति DL भी लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? आपको पता है कि क्योंकि 100 ml बराबर कितना होता है? 1 DL होता है। ये चीज पता है कि नहीं पता? डी का मतलब क्या होता है? डेसी। एल का मतलब क्या होता है? लीटर। और डेसी लीटर का मतलब क्या होता है? लीटर का 10वां हिस्सा। और लीटर का 10वां हिस्सा 100 ml होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर ये 100 ml की जगह क्या लिख सकता है? 1 DL भी लिख सकता है। इस बात से श्योर हो? कंफर्म हो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। इसने क्या पूछा है? इसने 100 ml रक्त है ना, उसका मान पूछा है कि 100 ml जो रक्त है वो कितनी ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? परिवहन कर सकता है। अब देखो आपको तो यही पता था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का पता था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या कर सकता है? परिवहन कर सकता है। मैं अगर आपको ऐसे ही पूछ लूं इसी बात को कि बताओ भाई कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? परिवहन कर रहा है। ये बात आपको पता है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 15 ग्राम कितने का करेगा, तो आप क्या करोगे? 1.34 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां पर इसने क्या पूछ लिया? इसने 15 ग्राम ने पूछकर इसने 100 ml पूछ लिया। तो आपको पता है कि नहीं है कि 100 ml जो ब्लड होता है उसमें लगभग कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम। सामान्यतः यही तो रेंज है कि नहीं है? तो आपको 100 ml का पूछा है, तो आप इस 1.34 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से मल्टीप्लाई तो करोगे। क्यों? क्योंकि 100 ml ब्लड में कितना ग्राम होता है? 15 ग्राम होता है। आपको 1 ग्राम का पता है तो 15 का निकाल सकते हो, लगभग कितना आएगा? 20 ml आएगा। कि 15 को 1.34 से गुणा करोगे तो लगभग कितना आएगा? तो आपका आएगा 20 ml। कितना आएगा? 20 ml। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 ml। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो।
100 ml 20 का कर रहा है तो 500 ml कितने का करेगा? तो इसका भी 5 गुना कर दो, 100 ml का करेगा कि नहीं करेगा? अगर ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे कर लो। आपको पता है कि 100 ml जो ब्लड है, इस 100 ml ब्लड में कितना ग्राम होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता? 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है तो 500 ml में कितना हो जाएगा? तो देखो कि 100 ml का कितना गुना है? 500, 5 गुना। तो फिर 15 का भी कितना गुना कर दो? 5 गुना कर दो। तो 500 ml जो ब्लड होगा उसमें कितना हीमोग्लोबिन हो जाएगा? 75 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर 75 को 1.34 से गुना कर दो। दोनों तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। आई कि नहीं यही बात समझ में? ठीक है, हो गया सभी का? यहां तक लिख लिया? लिखो, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़कर जो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़कर मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है, मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है, जिसके दौरान पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। पूरा शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। पचास % बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। लिखने से समझ में आई कि नहीं आई? और अब मैं समझा देता हूं आपको। देखो कि किसी भी कारणवश रक्त में किसकी अधिकता हो जाए? नाइट्रेट की अधिकता हो जाए। तो नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ये नाइट्रेट किसको प्रभावित करेगा? क्योंकि रक्त में ये Fe+2 होता है, फेरस आयन होता है कि नहीं होता? तो ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट के कारण ये फेरस जो आयन है ये किस में बदल जाएगा? यानी कि Fe+2 क्या हो जाएगा? Fe+3 हो जाएगा। अब देखो कि जब ये Fe+2 था तब ये किसके साथ जुड़ रहा था? ग्लोबिन प्रोटीन के साथ। तब तो क्या बना रहा था? हीमोग्लोबिन बना रहा था। क्या बना रहा था? और जब हीमोग्लोबिन बन रहा था तब रक्त का रंग कैसा था? लाल। हीमोग्लोबिन बना था तब रक्त का रंग कैसा था? लाल। लेकिन ये फेरस आयन किस में बदल गया? Fe+2 किस में बदल गया? अब ये जुड़ेगा किसके साथ? ग्लोबिन प्रोटीन के साथ। तो क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? ये चेंज हो गया, मतलब ये भी क्या होगा? चेंज। तो हीमोग्लोबिन न बनकर क्या बनेगा? मैथ हीमोग्लोबिन बनेगा। और जैसे ही मैथ हीमोग्लोबिन बनेगा तो रक्त का रंग लाल होगा क्या? नहीं। हीमोग्लोबिन रक्त का रंग क्या करता है? लाल। लेकिन जैसे ही मैथ हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। रक्त शरीर के सभी अंगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा? नीला रक्त शरीर के सभी अंगों तक जाएगा तो जो अंग है वो भी कैसे हो जाएंगे? और शरीर कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यही बात अपन ने लिखी है। दूसरा लिखो, एक बात और लिख लो, एक रोग और है। लिखो, पहले लैंग्वेज लिख लो, मैं यहां पर ऐसे लिख दूंगा। लिखो, जब हीमोग्लोबिन की संरचना में
विकृति या विकार, विकृति, या इसको आप क्या बोल सकते हो, विकार उत्पन्न हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन की आकृति या आकार या संरचना में क्या हो जाए, विकृति या विकार उत्पन्न हो जाता है। तो आरबीसी का आकार, तो आरबीसी का आकार द्वितीय अवतल से द्वितीय अवतल से हसिया के जैसा, हसिया दांती, हसिया के जैसा हो जाता है। हसिया के जैसा हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी की कमी होने से, आरबीसी की कमी होने से शरीर में, आरबीसी की कमी होने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, जिसे जिसे सिकल सेल एनीमिया, जिसे सिकल सेल एनीमिया, हिंदी में इसको बोलते हैं हसिया कार रक्ताल्पता, हो जाता है। समझ लो इस चीज को। अब आरबीसी का आकार कैसा होता है, ऐसा द्वितीय अवतल होता है, जिसको गोलाकार भी आप बोलते हो, ठीक है। अब देखो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, मतलब कि आरबीसी के निर्माण में हीमोग्लोबिन का योगदान है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी तो आरबीसी की कमी, लेकिन आरबीसी की संरचना में क्या हुई है, विकृति विकार हुई है। तो आरबीसी की संरचना में विकृति से क्या प्रभावित होगी, आरबीसी की संरचना भी क्या होगी, प्रभावित। पहले द्वितीय अवतल थी, बाद में किसके जैसी हो गई, हसिया के जैसी, दांती जिसको आप बोलते हो, हसिया की जैसी हो गई। जैसे ही आरबीसी का आकार हसियाकार, हसिया के जैसा हो गया, तो शरीर में आरबीसी की क्या होना शुरू हो जाएगी, कमी। आरबीसी की कमी होना शुरू हो जाएगी, मतलब ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी। ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। ब्लड की कमी किसके कारण हो रही है, कि जो सेल है, सेल कौन सी, आरबीसी, किसके जैसी हो रही है, सिकल की जैसी। तो जब आरबीसी सिकल के जैसी होती है, तब रक्त की कमी होती है, उस रोग को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, हसियाकार रक्ताल्पता। आ गई बात समझ में। लिखो एक लाइन और, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मलेरिया रोग के प्रति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मलेरिया रोग के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिरोधी होते हैं, मतलब कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है, उस व्यक्ति को क्या नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मलेरिया का जो परजीवी होता है, वो परजीवी हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर आकर वो क्या करता है, द्विगुणन करता है, अपने में वृद्धि करता है, स्पोरोजाइट अवस्था आती है, तो जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन आरबीसी का आकार क्या हो गया, बदल गया।
तो वो परजीवी हमारे शरीर में क्या नहीं कर सकता, द्विगुणन वृद्धि नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता मतलब हमारे क्या नहीं हो सकता, मलेरिया नहीं हो सकता। दोनों बात समझ में आ गई? ठीक है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, घर जाके इसको पढ़ना है। ठीक है ना? हाँ।